चलिए दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाइए। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। फिर अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में दो समास सीखे थे, अव्ययी भाव और उसके बाद तत्पुरुष सीख चुके हैं। तत्पुरुष के दो और भी महत्वपूर्ण भाग हैं जिसे आज हम लोग सीखेंगे। तत्पुरुष समास के दो और भी महत्वपूर्ण भाग हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। देखिए, अगर इसे आप पढ़ेंगे, समानाधिकरण के ये भाग आते हैं, तो इसमें आपको दो भाग मिलेंगे, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो पहले हम लोग सीखेंगे द्विगु समास। छोटा सा समास है लेकिन बड़ा ही कलाकार समास है। तो हमारा तीसरा समास यहाँ पर हम लिख देते हैं द्विगु समास। पूरा नाम लिखा जाए तो द्विगु तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। द्विगु समास, द्विगु। अच्छा, एक और बात, अगर द्विगु का ही आपसे अर्थ पूछ ले तो होता है दो गायों का समूह। दो गायों का समूह। अगर कोई पूछे कि द्विगु में कौन सा समास है तो आप द्विगु समास बताएंगे, द्विगु में वो द्विगु समास है। और इसका अर्थ क्या होगा? तो होगा दो गायों का समूह। क्लियर है ना? तो इसमें समाहार या समूह आता है। तो द्विगु जैसे है तो द्विगु समास में हमने आपको बताया तत्पुरुष का भाग है, तो तत्पुरुष में कौन सा भाग प्रधान होता है? आपको बताया दूसरा भाग प्रधान होता है। तो द्विगु समास या कर्मधारय समास में भी अगर हम बात करेंगे तो दूसरा पद ही प्रधान होगा। दूसरा पद ही प्रधान होगा कर्मधारय या द्विगु समास में भी। तो ये तो बड़ी बात रही नहीं। बड़ी बात ये रहेगी कि ये जो द्विगु समास होगा हम पहचानेंगे कैसे? तो द्विगु समास जो होता है उसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बात हम लोग लिखते चलते हैं। इसका पहला पद, इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है, ठीक है। इसका प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। ये बात आप लोग याद रखें, ठीक है। और दूसरी इसमें बात जो होती है उसमें वो बात क्या होगी कि इसमें संख्याओं का समाहार होगा। समाहार बोले तो समूह, है ना। संख्याओं का समाहार होगा। क्या होगा मेरे भैया? समाहार होगा। समाहार को ही हम समूह भी बोलते हैं ना। समूह होगा, ठीक है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे लिखें, उदाहरण जैसे हमने लिखा दशानन। अगर दशानन से बात आई दश आनन की बात आई, दश आनन की बात आई, तो यहां पर ये 10, ये जो प्रथम पद है ये क्या है? संख्यावाची है। ये क्या है? संख्यावाची है। ठीक है। अब 10 आनन मतलब 10 आनन अगर मैं कह दूं, देखिए अभी इसमें आपको जो मैं समझा रहा हूं वो ये समझा रहा हूं कि द्विगु समास इसमें है कि नहीं। तो इससे एक आप बात बताओ कि जैसे ये रावण होगा, जैसे ये मान लीजिए रावण है, तो क्या इसके 10 मुंडी ऐसे ऐसे ही थे? क्या ऐसे ही लगे हुए थे? 4 2 6 2 8 1 9 1 10 ऐसे ही लगे हुए थे क्या? एक बॉडी में 10 मुंडी लगी हुई थी, एक बॉडी में, मतलब ये अलग अलग नहीं था, मतलब ये समूह नहीं बन पाएगा, ये एक ही साथ लगा हुआ है। इसलिए इसमें यदि हम बात करेंगे तो यहां पर ये बात हमारे द्विगु समास की नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात ऐसे कह दूं पंजाब, क्या कह दूं? पंजाब, तो अगर इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो बनेगा 5 अब्जों का समूह, मतलब 5 नदियों का समूह। 5 नदियों का समूह बनेगा, 5 नदियों का समूह। अब आप बताओ मुझे, क्या एक ही नदी पांचों होगी? क्या नहीं, मतलब ये अलग अलग नदियां होंगी और ये अलग अलग नदियां जहां पर जाएंगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पंजाब कहेंगे। तो आपको समझ में एक बात आ रही होगी कि ये संख्याओं या
संख्याओं का जो समाहार होगा या जो समूह होगा वो कैसा होना चाहिए। द्विगु समास की सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, वो कैसा होना चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए और तब एक में मिले होने चाहिए, तब तो वहां पर द्विगु समास होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो द्विगु समास नहीं होगा। अब जरा इस उदाहरण को एक बार फिर से आप देखें। अब 10 आनन में आप देख रहे हैं इनका जो 10 मुंडी है वो तो अलग अलग है, लेकिन शरीर तो एक ही है ना, शरीर तो एक ही है ना, इसलिए यहां पर कभी भी द्विगु समास नहीं होगा। यहां पर कौन समास होगा, अभी आपको हम पढ़ाएंगे, कर्मधारय समास होगा, सॉरी बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो चीजें कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, और अलग अलग को मिला करके यदि समूह बनाया गया तब तो वो हमारा द्विगु समास होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो द्विगु समास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। आइए एक दो उदाहरण हम और लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये बात आप याद रखेगा कि यहाँ पर द्विगु समास नहीं है, यहाँ पर द्विगु समास नहीं है। इस बात में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो समझ लीजिए आपका प्रश्न यहां से गलत होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब देखिए मैं और भी कुछ उदाहरण देकर के आपका चीजें क्लियर कराता हूं। जैसे मैंने लिखा सप्ताह, सप्ताह, मैंने लिखा नवरत्न, चौराहा, बहुत बार चौराहा पूछा गया है, चौराहा, है ना। ठीक, अब यहां पर आप देखिए अगर सप्ताह की बात करेंगे तो क्या आएगा, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। अब आप मुझे बताओ क्या पूरे दिन संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे सब क्या एक ही है क्या, नहीं, संडे अलग है, मंडे अलग है, ट्यूसडे अलग है, वेंसडे अलग है, थर्सडे अलग है, फ्राइडे अलग है, ये सभी दिन अलग अलग हैं। और अलग अलग दिन मिल करके जब एक ग्रुप बनाते हैं, समाहार करते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सप्ताह। समझ में आया। महीना अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, 30 दिनों का समूह, 30 दिनों का समूह, तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा ये द्विगु समास। नवरत्न, यदि हम नवरत्न यहां पर लिखें, नवरत्न, क्या लिखे हम, नव रत्न, तो ये नवरत्न कौन कौन होंगे, क्या एक ही होंगे क्या, नहीं, ये एक एक अलग अलग व्यक्ति होंगे, और अलग अलग व्यक्ति जब वहां पर रत्न का काम कर रहे हैं वहां पर, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, नवरत्न कहेंगे। चौराहा, चौराहा कैसे होगा, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से आकर के यहाँ पे सब मिल रहे हैं, तो ये सब अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए चौराहा में बनेगा 4 राहों का समाहार या 4 राहों का समूह। तो 4 राहों का समूह या 4 रास्तों का समाहार यदि बनेगा तो वहां पर भी आपका जो समास बनेगा वो क्या बनेगा, द्विगु समास बनेगा। 4 राहों का, 4 राहों का समाहार, ठीक है, 4 राहों का समाहार। क्लियर है भैया। तो 4 राहों का यदि समाहार की हम बात करेंगे तो यहां पर हमारा बन के तैयार होगा क्या, द्विगु समास। तो सबसे बड़ी बात आपको जो सिखाया वो क्या सिखाया, उसे मैं लिख देता हूं यहां पर, अलग अलग चीजें मिलकर के समाहार करनी चाहिए, अलग अलग चीजें मिलकर, नोट में अलग अलग, अलग अलग मिलकर, मिलकर समूह बनाएं, समूह बनाएं तो वे द्विगु समास कहलाते हैं, वे द्विगु समास कहलाते हैं। क्लियर है, क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है कि नहीं आपकी। और यदि आपसे कोई पूछे द्विगु में कौन सा समास है, तो द्विगु में भी द्विगु समास है। क्यों, द्विगु का क्या अर्थ होता है, 2 गायों का समूह, 2 गायों का समूह, ठीक है। तो ये द्विगु में कौन सा समास है, द्विगु समास में भी द्विगु समास है। क्यों, क्योंकि इसका अर्थ होता है 2 गायों का समाहार या 2 गायों का समूह। इसे हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे जरा लिख लें आप सब जल्दी से, जल्दी से लिखें। फिर हम लोग अगला तत्पुरुष का अगला समास जो है वो है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा समास है भैया, कर्मधारय समास। थोड़ा सा ये विशेष रूप से जरूरी है आप सबके लिए। तो कर्मधारय समास में क्या होगा, कैसे होगा, इसे हम लोग देखेंगे। जल्दी से आप लोग इसे लिखें। आइए
अब अगला हम लोग देखते हैं चौथा वाला समास, कर्मधारय समास। चौथा समास है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में दो प्रकार से मुख्यतः जो परीक्षाओं में बराबर पूछता, होते तो ये 7 प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग उतने ज्यादा प्रकारों के बारे में देख करके पीएचडी तो करना नहीं है, तो उतने प्रकारों के बारे में नहीं करेंगे। बस थोड़ी सी जितनी चीजें हमको जरूरत नहीं, तो 2 से 3 चीजें इसमें जरूरी होती हैं। क्या जरूरी होती हैं? एक तो इसमें विशेषण और विशेष्य आता है, और एक उपमेय और उपमान आता है। तो जिस भी समास में विशेषण विशेष से दिखे या उपमेय और उपमान दिखे, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है। चौथा समास आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, जरा इस पे बात कर लें पूरा। तो कर्मधारय समास में क्या बताया, 2 चीज आएंगे, विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान। दोनों के बारे में अभी बताता हूं। तो हमने लिखा जिस समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान, आए, वहां कर्मधारय समास होता है। वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है। क्या लिखा, जिस समास में विशेषण विशेष तथा उपमेय और उपमान, दोनों बातें थोड़ा सा हम सबको समझना पड़ेगा। विशेषण विशेष क्या होता है, उपमेय और उपमान क्या होता है। तो आगे जरा यहां पर समझते हैं। विशेषण आपको पढ़ाऊंगा, विशेष आपको पढ़ाऊंगा एक विशेष टॉपिक में। ठीक है। तो विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। ठीक है। उपमेय क्या है और उपमान क्या है। विशेषण वो है जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है। और विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है। विशेषण क्या है, जो विशेषता। जैसे मैं यहां पर एक अर्थ लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा सुंदर कन्या। क्या लिखा, सुंदर कन्या लिख दिया। अब अगर ये सुंदर कन्या लिखा तो इसमें देखिए 2 चीज आपको मिल रही है, एक मिल रहा है सुंदर और एक मिल रहा है कन्या। जो सुंदर है ये इसके बारे में बता रहा है कि कौन सुंदर है, ये सुंदर है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य बनता है। इसका मतलब ये जो हमारी कन्या है वो क्या बनेगी, विशेष्य बनेगी। कन्या क्या बनेगी, विशेष्य बनेगी। और ये जो सुंदर है वो इसी कन्या की विशेषता है। तो यही तो विशेषता बता रहा है। तो अगर ये विशेषता बता रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, विशेषण कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। समझ में आई बात। तो ये हमारा विशेषण हुआ और ये हमारा क्या हुआ, विशेष्य हुआ। ऐसे ही उपमेय क्या है, उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है। और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक। जिससे तुलना की जाती है वो हमारा क्या होता है, उपमान होता है। जैसे हमने यहां पर एक शब्द लिखा चंद्रमुख।
क्या लिखा, चंद्रमुख। देखिए यहां पर भी दो शब्द आ रहा है, एक आपको मिल रहा है क्या, एक आपको मिल रहा है चंद्र और एक आपको मिल रहा है मुख, ठीक है। तो ये जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, ऐसा यहां पर विशेषता बताई जा रही है, ऐसी विशेषता यहां पर बताई जा रही है। इसका मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही है, जरा हमको बताइए, विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाती है, इस मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख हमारा क्या बनेगा, उपमेय बनेगा। क्या बनेगा, उपमेय बनेगा। और चंद्र से की जा रही है तो ये हमारा क्या बनेगा, उपमान बनेगा। अब एक बात आप याद रखिए, जो उपमेय होगा वो आपके सामने प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा, वो प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। तो अगर किसी के मुंह की तुलना हो रही है तो क्या उसका थोपड़ा आपके सामने है क्या, तो आप कहोगे हाँ। और चंद्रमा आपके पास है, नहीं है, इसका मतलब यह क्या होगा, ये अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा या अनुपलब्ध होगा, मतलब ये चीज वहां पर उपलब्ध नहीं होगी, उससे तुलना की जाएगी। तो हमने क्या सीखा, विशेष विशेषण सीखा, उपमेय और उपमान सीखा। ये किसमें प्रयोग होगा, कर्मधारय समास में प्रयोग होगा। अब बात आती है सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहां पर उपमानवाचक है या विशेषणवाचक, विशेषतावाचक है। इसमें दो प्रकार से अगर हम लोग समझें तो दो प्रकार से इसमें आपका कर्मधारय बन जाएगा। एक बन जाएगा विशेषतावाचक, विशेषतावाचक कर्मधारय समास, विशेषतावाचक कर्मधारय समास। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा उपमानवाचक, उपमानवाचक कर्मधारय समास। ठीक है, ये दो प्रकार से बन गया। अब अगर वो विशेषतावाचक समास होगा तो उसमें विशेषण और विशेष आएंगे, अगर उपमानवाचक कर्मधारय समास होगा तो उसमें उपमेय और उपमान आएंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। और यदि वो विशेषतावाचक होगा तो उसमें आप जब विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा है जो, है जो, ठीक है। और अगर उपमानवाचक मिलेगा आपको, अगर उपमानवाचक मिलेगा तो मिलेगा के समान है जो, के समान है जो, तब आपको ये मिलेगा। अगर ये मिलते हैं तो आप आंख मूंद के कह दीजिएगा कि वो कर्मधारय समास है, नहीं तो वो कर्मधारय समास नहीं होगा। इसे दोनों आप पहले पूरा इतना लिखें, फिर मैं आपको और बताता हूं। अब दिख रहा है ना, हो गया। अब देखिए कुछ उदाहरण करके देखते हैं और बढ़िया बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए हमने लिखा महापुरुष, ठीक है, नील कमल, राजीव लोचन, राजीव लोचन, ठीक। यहां लिखा चंद्रमुख, है ना, भव सागर, ठीक है,
भवसागर। ठीक, और भी उदाहरण एक दो देख के बता देते हैं हमको। मृगनयनी, ठीक है। ये देखिए कुछ उदाहरण है। अगर इसे हम तोड़ें तो ये महा और यहां बनेगा पुरुष, तो बनेगा महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। अब देखिए यहां पर क्या मिला आपको, है जो, है जो क्या मिला भैया, यहां से आपको मिला है जो, तो पक्का है कि यहां पर विशेषण और विशेष्य रहा होगा, तो विशेषतावाचक है कि नहीं, है जो मिलेगा विशेषतावाचक। देखिए जैसे यहां पर दो चीज मिल रहे हैं, नील और कमल, क्या मिल रहे हैं, नील और कमल, कमल और नील, मतलब यहां से अगर हम बनाएंगे तो बनेगा क्या, नीला है जो कमल, क्या बनेगा, नीला है जो कमल, ठीक है। यहां से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, राजीव लोचन, राजीव लोचन यदि करेंगे तो राजीव एक शब्द है, लोचन एक शब्द है, मतलब यहां पर लोचन मतलब आंख, राजीव मतलब होता है कमल, तो कमल है जो नयन, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं यहां पर लिख देता हूं कमल है जो लोचन, राजीव है जो लोचन, ऐसा भी लिख सकते हैं, या एक और लिखूं कमल के समान है जो लोचन, ठीक है। अब आप बताइए दोनों में से कौन सा सही होगा, कमल तो आंख नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाली बात गलत है। यहां पर देखिए क्या लिखा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसका मतलब ये बात तो क्लियर होकर विशेषता पता चले, लेकिन यहां पर लिखा के समान है जो, के समान है जो, मतलब कमल और लोचन में, तो यहां पर तो राजीव और लोचन में तो ठीक है बताई जा रही है, लेकिन के समान है जो बताई जा रही है, मतलब इसी किसी के समान कोई चीज कही जा रही है, इसका मतलब यहां पर जो हमारा बनेगा वो बनेगा उपमानवाचक, क्या बनेगा, उपमानवाचक। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। एक चीज और हो सकता है, इसी के समान की जगह पर रूपी भी आ सकता है, रूपी, जैसे कमल रूपी है जो नयन, कमल रूपी नयन, कमल रूपी लोचन, ऐसे बना दूं तब भी आप मान जाइएगा। तो अगर ये चीज आपको मिलता है तो इसे आप तुरंत कहेंगे कि ये क्या है, उपमानवाचक है। जैसे यहां पर देखिए चंद्र और मुख, यदि हम विग्रह करें इसका तो क्या बनेगा, चंद्र के समान है जो मुख, क्या बनेगा, चंद्र के समान है जो मुख, बनेगा कि नहीं, चंद्र के समान है जो मुख, इसका मतलब के समान यहां पर मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या बनेगा, उपमानवाचक बनेगा। भव के समान है जो सागर, सागर के समान है जो भव, ना, या भव रूपी सागर, हाँ रूपी वाला भी एक लिख दो, भव रूपी सागर मतलब संसार रूपी सागर, ठीक है, ठीक। ऐसे यहां पर मृग नयनी, मृग के नयन, मृग के समान नयन है जो, ऐसा बनेगा, ठीक है, मृग नयनी, मृग के नयन के समान नयन वाली, नयन वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा बनके तैयार होता है कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। अच्छा, हाँ बिल्कुल बता देंगे। देखिए अब इसमें एक लड़के ने पूछा कि सर रूपी कब होगा और के समान है जो कब होगा, तो रूपी कब होगा याद रखिए, जब उपमेय पहले और उपमान बाद में आ जाए, जब उपमेय पहले और उपमान बाद में आ जाए तो वहां पर हम लोग रूपी लगाएंगे, और जब उपमान पहले और उपमेय बाद में आ जाए तो वहां पर के समान लगाएंगे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, ठीक भैया, बिल्कुल कोई भी चीज हो आप पूछ लिया करिए बेटा।
अब अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अभी हमारा तत्पुरुष खत्म हुआ, तत्पुरुष में हम लोग द्विगु कर्मधारय भी पढ़ ली। अब हमारा जो समास है वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। आज समास खत्म करेंगे, कल इसकी प्रैक्टिस है, परसों से हम लोग फिर पढ़ेंगे छंद। ठीक है, फिर पढ़ेंगे परसों से छंद। चलो अब देखिए, पांचवा समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमने कहा था अव्ययी भाव समास का पहला पद, तत्पुरुष का दूसरा और द्वंद्व का दोनों पद प्रधान। दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो अगर इसके बारे में हम लोग लिखें तो कहेंगे ऐसा समास, ऐसा समास जिसके दोनों ही पद, जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो द्वंद्व समास हमारे तीन प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो द्वंद्व समास हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग मुख्य रूप से देखें तो द्वंद्व समास हमारे कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे। द्वंद्व समास के अगर हम लोग प्रकार देखें तो ये कुल तीन प्रकार के होंगे, लेकिन मुख्य रूप से दो ही पढ़े जाते हैं। पहला कौन? इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व। दूसरा समाहार द्वंद्व। दूसरा समाहार द्वंद्व। और तीसरा हमारा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व। नाम का भी इनके काम पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इतरेत्तर द्वंद्व क्या है? इतरेत्तर द्वंद्व क्या है भैया? इतरेत्तर द्वंद्व वह द्वंद्व है जिसमें यदि हम पदों को अलग करेंगे, पदों का विग्रह करेंगे, तो हमको देखने को शब्द का जो मिलेगा वो मिलेगा में, हम सबको सॉरी और देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? और देखने को मिलेगा। क्या मिलता है? और देखने को मिलेगा। इतरेत्तर द्वंद्व में हमको क्या देखने को मिलेगा? और देखने को मिलेगा। या एक चीज और मिल सकता है, एवं। क्या मिल सकता है? एवं। ठीक है, इतरेत्तर द्वंद्व में आपको और मिल सकता है, या एवं मिल सकता है, या तथा मिल सकता है देखने को। किसमें? इसमें इतरेत्तर द्वंद्व में मिलेगा। क्लियर है बात? जैसे मैं एक एक उदाहरण यहां भी लिख दूं, मैं लिख दूं धनुर्बाण। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि इसमें योजक चिन्ह मिलता है, जरूरी नहीं है योजक चिन्ह मिले, किसमें मिलेगा वो हम बताएंगे। जैसे धनुर्बाण कह दिया तो इसमें योजक चिन्ह मिला? नहीं मिला। और कुछ लोग कहते हैं विपरीत मिलता। अरे ठीक है, विपरीत मिलता, कैसे मिलता, कहां मिलता, वो भी बात सही है, कहां मिलेगा वो भी बताएंगे। धनुर्बाण, धनुर्बाण का यदि हम विग्रह करेंगे तो बनेगा धनुष और बाण। क्या बनेगा? धनुष और बाण। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा चीज मिल रहा है आपको? और मिल रहा है, तो इसका मतलब इस धनुर्बाण में इतरेत्तर द्वंद्व होगा। इतरेत्तर द्वंद्व होगा। इतरेत्तर द्वंद्व होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्या कहा कि अगर इतरेत्तर द्वंद्व है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? हाँ, बहुत सारे मिलेंगे भाई, लाभालाभ, सीताराम, गणगौर, देवासुर, धर्माधर्म, बहुत कुछ मिलेगा। तो यहां पर जो मिला आपको वो क्या मिला? और देखने को मिल रहा है। यदि कहीं भी और देखने को मिलेगा तो आंख मूंद करके आप वहां पर क्या बना देंगे?
हाँ भाई, हाँ, तो वहां पर कभी भी अगर आपको मिलेगा तो वहां पर आप तुरंत इतरेतर द्वंद्व लगा दीजिएगा। अब देखिए समाहार द्वंद्व क्या मिलेगा, समाहार द्वंद्व में समाहार कह दिया तो समूह मिलेगा, क्या मिलेगा, समूह मिलेगा वहां पर। क्लियर हो रही बात हमारी? तो यहां पर क्या मिलेगा, समूह मिलेगा। यदि कभी समूह मिलेगा तो यो समूह जो रहेगा वो विपरीत जैसा समूह रहेगा, विपरीत जैसा समूह रहेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन थोड़ा सा वहां पर समझना है, इस विपरीत को हम लोग वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत अधिक पढ़ेंगे। तो यहां पर हमको विपरीत में ये समाहार में ये नहीं कहना है विपरीत। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक शब्द लिख लूं, कपड़ा लत्ता, कह दूं कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता जो मिलेगा यहां पर एक चीज आपको और देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जैसे अगर हम लोग वहां पर कहेंगे तो वहां पे आपको आदि करके मिलेगा, क्या मिलेगा, आदि करके मिलेगा, या आपको इत्यादि करके मिलेगा, आदि करके मिलेगा या आपको इत्यादि करके मिलेगा। अगर आदि या इत्यादि करके भी मिलता है, क्या मिलता है, आदि या इत्यादि करके मिलता है, तो वहां पर भी आप क्या समझेंगे, समाहार। जैसे कपड़ा और लत्ता को अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा, कपड़ा लत्ता इत्यादि या आदि। अब एक बात यहीं पे आपके साथ और होगा, हाँ वही बता रहा हूं भाई, आप देखिए वेट क्या करें। अब यहां पर एक बात आपके सामने और आएगी कि सर यहां पे आदि और इत्यादि आप दोनों लिखे हैं, तो हम किसके साथ आदि लिखेंगे और किसके साथ इत्यादि लिखेंगे, दोनों बातें आती हैं। तो यहां पर देखिए मैं नोट करके लिख देता हूं, आदि सजीवों के साथ लिखेंगे, आदि सजीवों के साथ, तथा इत्यादि किसके साथ लिखेंगे, निर्जीवों के साथ, निर्जीवों के साथ लिखेंगे। क्लियर है? किसके साथ लिखेंगे, निर्जीवों के साथ। अगर आदि की बात हम करें तो आप सजीवों के साथ लिखेंगे, इत्यादि की बात करें तो किसके साथ लिखेंगे, निर्जीवों के साथ लिखेंगे। क्लियर है भाई बात? ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा, दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आदि सजीवों के साथ लिखेंगे, बता रहे भाई, सब बता रहे। अच्छा ठीक, अब देखिए इसमें एक और बात आपको मिलेगी, इसमें जो निरर्थक शब्द होंगे बेमतलब से, जैसे घास कहिए तो घास का ठीक है मतलब है, फूस का क्या मतलब, घास फूस में फूस का क्या मतलब है, मतलब है नहीं है। अगर मैं जैसे कहूं चाय कह दिया, वाय कह दिया, चाय वाय, चलिए चाय वाय पीते हैं, तो चाय का तो अर्थ है, वाय का क्या अर्थ है, नहीं अर्थ है। तो अगर वहां पर निरर्थक शब्द वाले, निरर्थक शब्द आ सकते हैं इसमें, निरर्थक शब्द आ सकते हैं इसमें, ठीक है, निरर्थक शब्द या एक ही जैसे अर्थ वाले, समान अर्थ वाले, मैं यहां पर लिख देता हूं समान अर्थ वाले, समानार्थी, समान अर्थ वाले, समानार्थी लिख दूं, ठीक है। अब जैसे कपड़ा और लत्ता दोनों का देखिए अर्थ समान ही है कि नहीं। जैसे मैं पानी वानी कह दूं, पानी वानी कह दूं तो पानी तो ठीक है, वानी क्या है, पानी वानी कह दूं तो हम कहेंगे पानी इत्यादि, ठीक है, पानी आदि। अब यहां पर आप मुझे बताओ कि हमने जब आपको बता दिया कि आदि सजीवों के साथ, आदि सजीवों के साथ और इत्यादि निर्जीवों के साथ, तो बताइए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, तो आप बताओ यहां पर मैं क्या लिखूंगा, तो यहां पे आप कहेंगे सर इत्यादि लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात, ये बात आपको क्लियर हुई। जैसे मैं कह दूं रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता कह दूं, घास फूस कह दूं, है ना, डंडा डंडी कह दूं, ये सभी चीजें अगर कभी भी आ जाए तो इसमें आएंगी। अब बात आती है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या आएगा, वैकल्पिक द्वंद्व जैसे नाम ही आया तो हमें नाम से ही पता चल गया कि इसमें आपको विकल्प जैसा चीज मिलेगा। तो विकल्प जैसा चीज मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, शब्द देखने को अथवा मिलेगा या मिलेगा आपको। क्लियर है, अथवा मिलेगा या आपको या मिलेगा देखने को, ठीक है। इसमें एक बात आप याद रखेगा, इसमें जो विलोमार्थी होंगे, जो विलोम शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे, ठीक है, विलोम शब्द जो होंगे इसमें हम लोग इसको प्रायिकता देंगे, ठीक है, जो विलोम शब्द होंगे उसमें हम लोग प्रायिकता प्राथमिकता देंगे।
ठीक, विलोम शब्द को हम लोग क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। इतनी बात आप लोग लिखिए, फिर उसके बाद हम और भी उदाहरण आपको करके दिखाते हैं। जल्दी से लिखें इसे। जल्दी से करें बच्चों। देखिए कुछ उदाहरण लिखा हूं, विग्रह कर देते हैं। जैसे सीता और राम का विग्रह करेंगे तो यहां से मिलेगा सीता और राम। क्या मिलेगा, सीता और राम। ठीक, एक बड़ी प्यारी सी बात आपको यहां से देखने को मिल रही होगी, क्या कि जब भी ऐसी बात आएगी इतरेतर द्वंद्व की, तो पहले स्त्रीलिंग लिखा जाता है, फिर पुल्लिंग लिखा जाएगा। समझ में आया, जैसे गौरी शंकर, राधे कृष्ण, है ना। तो कभी भी पहले लिखा जाएगा तो स्त्रीलिंग, फिर क्या लिखा जाएगा, पुल्लिंग। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नीचे दिखेगा, नीचे मैं लिख देता हूं नोट बना के, इतरेतर द्वंद्व में, इतरेतर द्वंद्व में पहले स्त्रीलिंग फिर पुल्लिंग लिखा जाता है। पुल्लिंग लिखा, इसी में एक चीज और है, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या होती है, लिखा जाए। जैसे मैं 25 लिख दूं, 25 लिख दूं, तो 25 में भी कहोगे क्या, 5 और 20 कहोगे, 25 में 5 और 20 ऐसे ही तो कहोगे। तो 5 और 20 में देखो, पहले 5 लिखा जाएगा, फिर 20 लिखा जाता है, 25। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर बड़ी संख्या लिखी जाती है। इस बात का भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए घन घोर का अगर ऐसे ही आप करेंगे तो हो जाएगा घन और घोर, घन और घोर। सही, ऐसे ही देवासुर का करेंगे तो हो जाएगा देव और असुर, देव और असुर। ठीक है, ऐसे हुक्का और पानी, अब देखिए योजक है तब भी आप मानेंगे, हुक्का और पानी, हुक्का और पानी। अगर आप यहां पे करेंगे तो हुक्का और पानी ऐसे बना सकते हैं, आगे और पीछे बना सकते हैं, ऊपर और नीचे बना सकते हैं, थोड़ा और बहुत बना सकते हैं, ठंडा गर्म बना सकते हैं, धर्म और अधर्म बना सकते हैं, सुख और दुख बना सकते हैं, और पाप और पुण्य, ऐसी ऐसी चीजें आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से कोई बात आपके यहाँ आती है, आप इसे देखते हैं, तो आप लोग इसे किसके अंतर्गत रखेंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, आप लोग इसे किस में रखेंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर है। अब आइए आखिरी हम लोग समास करते हैं, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हमारा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि का अर्थ होता है बहुत सारे चावलों का समूह। ठीक है, बहुव्रीहि का अर्थ होता है बहुत सारे चावलों का समूह। अब बहुव्रीहि समास जो है वो चौथा समास हमारा है, लेकिन इसे हम लोग यहां पर अब छठवां मानेंगे। ठीक है, हिंदी में छठा मानेंगे, सॉरी संस्कृत के हिसाब से छठा मानेंगे। तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब अगर हम बहुव्रीहि समास में देखें तो हमने इसमें आपको बताया है कि इसमें, इस समास में, इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है। इस समास में कोई भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक, तो होता कौन है, अन्य पद प्रधान होता है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, इसमें
अन्य पद, कहीं कहीं अन्य पद को तीसरा पद लिखा रहता है, तो घबराना मत, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। बात समझ में आ रही है? तीसरा पद प्रधान होगा, मतलब इन लोगों को इनसे मिला करके एक अलग अर्थ निकलेगा, वो क्या होगा? उसमें प्रधान होगा। ठीक, जैसे मैं इसमें कहूं दशानन, दशानन, तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो आपको क्या निकलेगा? दश आनन हैं जिसके, 10 आनन हैं। अब यहां पर आपको जो शब्द मिलेगा वो जिसका, जिसकी, जिसके जरूर मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? जिसका, जिसकी, जिसके, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास के विग्रह में, बहुव्रीहि समास के विग्रह में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? जिसका, जिसकी, जिसके शब्द मिलते हैं, शब्द मिलते हैं। इसे आप याद रखिएगा, ये कभी भी अगर आपको मिल जाए तो आंख मूंद के वहां बहुव्रीहि समास होगा। जैसे दशानन, 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके मतलब कौन? अर्थात रावण, अर्थात रावण मिलेगा कि नहीं? अब आप बताइए क्या इसमें 10 प्रधान था या आनन प्रधान था? तो आप कहेंगे सर न तो आनन प्रधान है और न ही 10 प्रधान है, इसमें प्रधान कौन है? रावण। इसमें कौन प्रधान है? रावण प्रधान है। इसका मतलब न तो प्रथम पद प्रधान हुआ, न तो द्वितीय पद प्रधान हुआ, बल्कि पद कौन सा प्रधान हुआ? तीसरा पद, या इसी को हम लोग कहते हैं अन्य पद। और यही अन्य पद जो है हमारा वो क्या है? प्रधान है। बात सुन पा रही है? बड़ा ही बढ़िया समास है, इसे आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा चतुर्भुज, क्या लिखा? चतुर्भुज। चतुर्भुज अगर मैं लिखूंगा तो इसे ऐसे लिख दूंगा, 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी। अब आप बताइए मुझे क्या 4 प्रधान है या भुजाएं प्रधान है? तो आप कहोगे न तो सर 4 प्रधान है और न ही सर भुजाएं प्रधान है। भुजाएं को अर्थात ये कहा किसके लिए कहा गया है? विष्णु के लिए कहा गया है, विष्णु के लिए कहा गया है। इसका मतलब प्रधान कौन है? ये विष्णु प्रधान है। इसका मतलब ये कौन प्रधान है? अन्य पद प्रधान है। इतनी बात। अब एक बात मुझे बड़ी अच्छी यहां से ये समझ में आई प्यारे बच्चों, क्या समझ में आई कि अगर कभी भी हम देवी देवता का नाम लेंगे तो देवी देवताओं के नाम में जो समास बनेगा वो कौन सा समास बनेगा? बहुव्रीहि समास बनेगा। देवी देवताओं के नाम में यदि समास बनेगा तो कौन सा समास बनेगा? हमेशा बहुव्रीहि समास बनेगा। ये बात आप याद रखिएगा, 99.9% ये बात आपकी लागू हो गई। 0.1% हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देवी देवताओं के नाम में बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास होगा या समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास। जैसे वीणा पाणी, वीणा है जिसके कर में, तो वीणा पाणी कौन? सरस्वती देवी का नाम है। क्लियर है बात? अष्टभुजी, 8 भुजाएं हैं जिसकी, मां दुर्गा। सही है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पे, पक्का है कि भगवान शंकर। बृहस्पति है ना, बृहस्पति कह दूं मैं। ऐसे बहुत सारे जितने भी शब्द, जितने भी देवी देवताओं के नाम में आएंगे वो सभी के सभी हमारे कौन बन जाएंगे? बहुव्रीहि समास बन जाएंगे। क्लियर है बात? अब अगर एनसीईआरटी की किताब देखें, जैसे हम कह दें षडानन कह दें, चतुरानन कह दें, चतुर्भुज कह दें, लंबोदर कह दें, है ना, ये सब अगर हम कह देते हैं। अच्छा, चतुरानन किसे कहा जाता है जानते हैं? चतुरानन 4 मुख हैं जिसके, 4 आनन हैं जिसके, भगवान ब्रह्मा को। लेकिन षडानन किसे कहा जाता है? बताइए। 6 आनन है जिसके, तो भगवान शिव के जो बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर स्कंद पुराण बना है। तो कार्तिकेय भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? षडानन कहते हैं। अब एक बात, अगर एनसीईआरटी की किताब से हम लोग देखें दोस्तों, तो एनसीईआरटी की किताब में आपको ये वाला कम मिलकर के आपको एक चीज मिल सकता है, वाला वाली वाले मिल सकता है आपको, है ना। तो वाला वाली वाले अगर आपको मिल जाए वहां पर,
अगर किसी के विग्रह में, तो वहां पर भी आप समझिएगा कि वो कौन सा होगा, आपका बहुब्रीहि समास होगा। जैसे अगर हम कहते पतझड़ में कौन सा समास है, किसमें, पतझड़ में कौन सा समास है, तो अब अगर आप देखने लग जाएंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो पतझड़ में यदि समास पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो इसमें आपको वाला वाली लगाने पड़ेंगे। एनसीईआरटी की किताब हम देख रहे थे, तो एनसीईआरटी की किताब में इस प्रकार से दिया है। तो पतझड़ अगर हम कहते हैं पतझड़, पतझड़, तो पतझड़ का विग्रह करेंगे तो कैसे बनेगा, पत्ते झड़ने वाली ऋतु, पत्ते झड़ने वाली ऋतु, है ना, पत्ते झड़ने वाली ऋतु, ठीक है। या एक और कह दूं, 12 सिंहा, 12 सिंहा। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 12 संख्यावाची आ रहा है, फिर से वही बात आपको बता रहा हूं, क्या बताओ, क्या उसमें 12 ठो सिंह है क्या, उसके उसके है तो 2 ही सिंह, उसमें से 6 निकली हुई है ब्रांचेस, तो उसे हम लोग कभी भी द्विगु समास नहीं कहेंगे, ये बात आप याद रखिएगा सरकार। तो 12 सिंहा, 12 सिंहा मतलब 12 सिंहों वाला, 12 सिंह वाला, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हैं, इसमें वाला वाली मिल रहा है, यदि ऐसे आपको वाला वाली भी मिले और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, तब वहां पर भी आपका कौन सा समास बनेगा, वहां पर भी आपका समास बनेगा बहुब्रीहि समास। अब आइए जरा कुछ आपसे कुटिल बातों पर बात करता हूं कि कहां पर सर आप हम समझ कैसे पाएंगे कि ये द्विगु समास है या ये बहुब्रीहि समास है, कैसे हम समझेंगे। देखिए मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा पीतांबर, नहीं ऐसे प्रश्न लिखता हूं, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन बनाता हूं, बाहर पीतांबर सूख रहे हैं, बाहर पीतांबर सूख रहे हैं, ठीक, बाहर पीतांबर सूख रहे हैं, ये एक वाक्य है और इसमें हमने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, में रेखांकित भाग में, रेखांकित भाग में कौन सा समास, कौन सा समास है, एकदम नए टाइप का प्रश्न आपके सामने बना दिया। और मैंने लिखा द्विगु समास, कर्मधारय समास, ठीक, समास आप लिख लीजिएगा, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। चलिए आंसर बताइए जल्दी जल्दी। एक प्रश्न में यहीं पे और लिखा, क्या लिखा, मेरी बेटी पीतांबर की पूजा करती है, ठीक है, पीतांबर की पूजा करती है, में रेखांकित भाग में रेखांकित भाग में कौन सा समास है, कौन सा समास है, ठीक। मैंने विकल्प फिर से लिखा, कर्मधारय, दूसरा द्विगु, तीसरा बहुब्रीहि लिख लीजिए, चौथा हमने लिखा द्वंद्व। अब बताइए कौन कौन सा इसमें सही होगा, जल्दी बताएं आप। फिर थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप लोग दिक्कत ना लें, खत्म हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कठिन आपको फंसा देती है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। तो 12 बाहर पीतांबर सूख रहे। अब आप बताओ मुझे, यहां पर पीतांबर क्या भगवान सूख रहे हैं क्या? बाहर क्या भगवान सूख रहे हैं क्या? नहीं ना, पीतांबर कोई कपड़ा है।
कपड़ा है मतलब पीतांबर का यदि विच्छेद करेंगे तो हम कहेंगे पीला अंबर, मतलब पीला वस्त्र। पीला वस्त्र, इसका मतलब ये कौन सा समास जाएगा? बहुब्रीहि समास तो नहीं जाएगा, बहुब्रीहि समास तो नहीं जाएगा। द्विगु हो नहीं सकता, द्वंद्व हो नहीं सकता, तो समास होगा कौन सा? कर्मधारय। क्लियर बात? समझ में आई क्या कहा? मैंने कहा बाहर पीतांबर सूख रहे हैं, बाहर पीतांबर सूख रहे हैं, इसका मतलब वो भगवान को तो हम मत धो के सुखा नहीं रहे, इसका मतलब वो पक्का है कि कपड़ा सूख रहा हो, कपड़ा सूख रहा है तो ऐसा। अब दूसरा यहां पर देखो लिखा, मेरी बेटी पीतांबर की पूजा करती है। पीतांबर मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाले भगवान कृष्ण को कहा जाता है। तो पीतांबर मतलब किसकी पूजा करती है? कृष्ण की पूजा करती है। इसका मतलब यहां पर ये जो पीतांबर है, ये पीतांबर में न तो पीत प्रधान है न तो अंबर प्रधान है, बल्कि कौन प्रधान है? इससे निकलने वाला अर्थ कृष्ण प्रधान है। इससे निकलने वाला अर्थ क्या है? कृष्ण प्रधान है। और हमने कहा जब तीसरा पद प्रधान हो जाए तो वहां पर न तो कर्मधार है न तो द्विगु, बल्कि वहां पर समास कौन सा बनेगा? बहुब्रीहि। समझ में? ऐसे में एक चीज और कहता हूं, मैं अपनी कॉपी पर चतुर्भुज बनाता हूं, तो अब आप बताओ क्या होगा? चतुर्भुज कौन सा होगा? अब कर्मधारय समास होगा, ठीक, या द्विगु समास होगा। क्या होगा? तो आप कहेंगे द्विगु समास होगा। ऐसे ही ठीक, ऐसे ही अगर मैं कह दूं वह चतुर्भुज को पूजता है, तो अब आप कहां पहुंच जाएंगे? बहुब्रीहि पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि आकाश में घनश्याम छा गए हैं, आकाश में घनश्याम छा गए हैं, तो अब आप बताओ आकाश में अगर घनश्याम छा गए हैं तो यहां पर घनश्याम क्या होगा? घन मतलब घना है, मतलब काना, श्याम मतलब शाले, सांवले रंग का। तो यहां पर हम बादल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अगर हम घनश्याम में जो घनश्याम जो घन हो गया है, जो श्याम हो गया है, काले रंग का बादल हो गया, वहां पर करेंगे तो कर्मधारय बनेगा। लेकिन यदि मैं ऐसे कह दूं कि घनश्याम गोपियों के बीच में बांसुरी बजा रहे हैं, तब घनश्याम क्या होंगे? तब भगवान श्री कृष्ण के लिए कहेंगे। तब किसे कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण के लिए कहेंगे। इसका मतलब तब वहां पर जो समास बनेगा वो कौन सा समास बनेगा आपका? तब बहुब्रीहि समास बन जाएगा। अरे बात समझ में मारी? तो इसे आप बहुत बखूबी समझ करके आप वहां पर कीजिएगा। और ये हमने बहुत ही मेहनत, बहुत ही ईमानदार प्रयास किया आपको सिखाने के लिए। तो आप इसे यहां तक, मेरी आशा है कि आप लोग समाज बहुत अच्छे से सीख गए होंगे और इसे आप लोग नोट्स भी बना लिए होंगे। तो कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। कल जो भी 150 क्वेश्चन मेरे पास से हो पाएंगे वो उसका प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो छंद प्रकरण पढ़ेंगे। उसे क्या पढ़ेंगे? हम लोग छंद पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे छंद, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आइए मिलते हैं आपसे मैथ वाली क्लास में, फिर उसके बाद आप लोग आराम से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।